सो वेलकम टू आवर चैनल आपन एकेडमी। फाइनली हम सभी लोग क्लास 12th के उर्दू के चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इतना लंबा चौड़ा नाम सुनकर घबराना नहीं है। यकीन मानिए बहुत ही आसान चैप्टर बनाकर मैं आप सभी को समझाऊंगी ना कि सबसे फेवरेट चैप्टर आपको यही चैप्टर लगेगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर 1 का वीडियो था, चैप्टर 2 का वीडियो, उसमें आप सभी लोगों ने कमेंट करके बताया है अपना प्रॉब्लम कि जो आप लोगों को पीडीएफ दिया जा रहा है ना आपन एकेडमी के टेलीग्राम पर, उस पीडीएफ का जब आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो बड़ा बड़ा हो जा रहा है, यानी कि उसका जो फॉन्ट है और जो कुछ भी है वो बड़ा साइज में हो जा रहा है। तो देखिए, ये आप लोगों को जो पीडीएफ दिया जा रहा है वो लैंडस्केप मोड में दिया जा रहा है, इस तरीके से, इस साइज में दिया जा रहा है। और आप जो पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं वो A4 साइज में निकलवा रहेंगे, इस तरीके से आप A4 साइज में निकलवा रहे होंगे, जिसके वजह से जो है पीडीएफ जब आप निकलवा रहे होंगे, प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, तो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, जिससे आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, जिससे आप जीरोक्स करवा रहे हैं, उससे बोलिए कि आप A4 साइज में ना करके ये लैंडस्केप मोड में जो है ना पीडीएफ को निकालें, तो आसानी से आपको एकदम सेम साइज में पीडीएफ का प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपको जो जीरोक्स पेपर मिलेगा वो भी लैंडस्केप मोड में ही मिलेगा। A4 साइज में निकलवाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बोर्ड जो है ना लैंडस्केप मोड में है और इसी का डायरेक्ट बोर्ड पीडीएफ आपको निकाल कर दे दिया जाता है। इस वजह से ये दिक्कत आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात। जिससे भी आप जीरोक्स निकलवा रहे हैं, प्रिंट आउट करवा रहे हैं, उससे बोलिए कि आप A4 साइज में मत निकालिए, आप हमको लैंडस्केप मोड में निकालिए। ठीक है, जिस तरीके से ये पीडीएफ है उसी साइज का निकालिए, तो आसानी से आपको वो पीडीएफ निकाल कर दे देगा। और अब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा ना ज़्यादा छोटा होगा, एकदम सेम साइज में निकलेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो जाइए आज के चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाज पुराने लफ्ज़ों की। यानी कि वैसे वैसे पुराने पुराने लफ्ज़, बाज पुराने लफ्ज़ यानी कि वैसे पुराने लफ्ज़ जो बहुत, जिनका हम लोग शुरुआत से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, उसी की जो है ना तहकीक की गई है, रिसर्च किया गया है इस चैप्टर में कि आखिर वो लफ्ज़ जो हैं, वो जो वर्ड हैं, वो आखिर आए कहाँ से हैं, किस भाषा में आए हैं और फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से वो वर्ड बने हैं। इसी टॉपिक के ऊपर ये जो है ना लिखा गया है, क्या, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक नाम का चैप्टर 3 ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, यानी कि आप इस चैप्टर में क्या जानेंगे, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी कि वैसे ऐसे पुराने पुराने लफ्ज़ जिसको हम लोग शुरुआत से ही बोलते चले आ रहे हैं, उनकी तहकीक की गई है, रिसर्च किया गया है कि वो शब्द, वो लफ्ज़ आए कहाँ से हैं, वो शब्द, वो जो वर्ड है आखिर कहाँ से आए और उसका अलग अलग भाषा में क्या मानी होता है, यही इस चैप्टर में आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़ोरदार अंदाज में। लेकिन उससे पहले आपको जैसे कि पता है कि बाज पुराने लफ्ज़ों की तहकीक के ऊपर ये मजमून लिखा गया है, तो मजमून लिखने वाले तो कोई होंगे, तो वो है सैयद सुलेमान नदवी। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है ना, ये मजमून निगार कहलाएंगे बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक इस मजमून के। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इस मजमून के मजमून निगार कौन है, तो सैयद सुलेमान नदवी। मुसन्निफ कौन है यानी कि लेखक कौन है, तो भी सैयद सुलेमान नदवी ही कहलाएंगे। ठीक है, एक और कमेंट आप सभी लोगों का आ रहा था कि मैम आप साथ में ऑब्जेक्टिव कराते चलिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी ऑब्जेक्टिव नहीं। जैसे कि 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक हफ्ता, 5 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो एक बार जो है ना एक ही वीडियो में 5 चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि अभी आप लोग चैप्टर कंप्लीट कीजिए 1 से लेकर 5 तक। अभी आज तीसरा चैप्टर है, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक जब आप लोग पढ़ लेंगे, तो 1 से लेकर 5, इन पांचों चैप्टर को मिक्स करके, कंप्रेस करके सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में। फिर अगला 5 चैप्टर करेंगे, छठा से लेकर 10वां तक, तो उन 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाएगा कंप्रेस करके। इस तरीके से मैं सोची हूँ कि पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, 5वां चैप्टर का एक एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव करते चले जाएंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, और साथ में वीडियो को आप सभी लोगों को लाइक कर देना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। एक चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, आप सभी लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैम स्टार्ट कीजिए 12th का बैच, हम वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करेंगे, लेकिन आप सभी लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखिए, वीडियो को जाकर प्ले करके देखिए,
आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत अटेंडेंस के तौर पर। और जितना ज़्यादा हो सके आपको सपोर्ट करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, ये नौकरी वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप किसी को शेयर करेंगे तो वो आपका जो पोस्ट है, सरकारी नौकरी है, वो छीन लेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक। तो आप दूसरों के पास भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी है तो कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो शेयर करें, और साथ में चैनल पर अगर आप नए नए आए होंगे तो चैनल अपना ये नया है, अपन नया परिवार है आपन एकेडमी, जिसका क्या नाम है, आपन एकेडमी ही नाम है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो सैयद सुलेमान नदवी जिस जो लेखक है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, हालांकि चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताते चलूंगी। एक एक करके समझते हैं। सैयद सुलेमान नदवी, क्योंकि ये क्या है, मजमून निगार हैं, तो इनकी पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 ईस्वी को दसना, नालंदा जिला, बिहार, यानी कि बिहार से ही ये बिलोंग करते हैं। अपने बिहार, एक बिहारी सब पर बारी, तो अपने बिहार से हैं ये, बिहार में इनकी पैदाइश हुई थी। और बिहार के कौन से ज़िले, तो नालंदा जिला के दसना नाम का कोई एक मर्दुमखेज बस्ती था, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। कब, तो 22 नवंबर 1884, याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम था, वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन, और इनकी तालीम जो है ना फुलवारी शरीफ में हुई। यानी कि सबसे पहले तो इब्तदाई तालीम ये घर, अपना जिस गांव में रहते थे ना, उस गांव के एक मौलवी की सरपरस्ती में किए थे इब्तदाई तालीम, शुरुआती शिक्षा। उसके बाद से ये आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ गए थे, और वहाँ पर इन्होंने एडमिशन ले लिया था, वहाँ पर पढ़ाई किया। फिर वहाँ से निकल कर इन्होंने मदरसा इमदादिया दरभंगा में आगे की और पढ़ाई की। और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा, इस मदरसा में जब तालीम हासिल कर लिए, तो और आला तालीम हासिल करने के लिए और आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए ये 1901 में चले गए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में, और वहीं पर शिबली नमानी से मुलाकात हुई थी। किसकी, तो सैयद सुलेमान नदवी की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी की मुलाकात शिबली नमानी से कहाँ हुई, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हुई थी। कब, तो 1901 में। पटना के रिसाला अल पंच से 1902 में पहला मजमून इनका शाये हुआ था, जिसका नाम था खातूनों की तालीम, याद रखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी का जो रिसाला है, यानी कि रिसाला में बोल रही हूँ, इनका जो मजमून है, एक बार फिर से देखिए, सैयद सुलेमान नदवी जो है, इन्होंने मजमून लिखा था, इसका पहला मजमून, इन्होंने पहला निबंध लिखा था, जिसका क्या नाम था, खातूनों की तालीम। इनका जो पहला निबंध है, पहला मजमून, वो शाये हुआ था पटना के रिसाला अल पंच से। यानी कि वो जो रिसाला था पत्रिका अल पंच, उस अल पंच पत्रिके से ही सैयद सुलेमान नदवी के लिखे हुए पहले मजमून, यानी कि पहले निबंध को प्रकाशित किया गया था, यानी कि शाये किया गया था 1902 में पहली बार, ठीक है। और फिर उन्होंने उसी साल एक दूसरा मजमून भी लिखा, आखिर वक्त, जो लाहौर से इसको प्रकाशित किया गया, यानी कि शाये किया गया। फिर ये तो लिखते ही चले गए। 1903 से इन्होंने अशार, नज़में, गज़लें कहना शुरू कर दिया, मतलब धीरे धीरे अलग अलग सिन्फ में इन्होंने तबाह आजमाई करना शुरू कर दी। फिर 1906 में इन्होंने एक रिसाला से भी जुड़े रहे, जिसका नाम था अल नदू, याद रखिएगा। 1906 में एक रिसाला, यानी कि पत्रिका से भी ये जुड़े रहे, उसमें भी काम करते रहे, जिसका क्या नाम था, अल नदू। 1913 में इन्होंने अखबार अल हलाल में भी काम किया था, याद कीजिए जरा, 10th में आपने पढ़ा होगा। अल हलाल ये किसका अखबार है, याद है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। तो अखबार ये जो अल हलाल है, इससे भी जुड़े रहे थे, इसमें भी काम किए थे, कौन, सैयद सुलेमान नदवी। फिर इनका खास मैदान अगर पूछा जाए आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछता है कि सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान क्या था, 2 नंबर का पूछा जाता है, और आपको लिखना होता है उनका खास मैदान है अरबी अदब, इस्लामियात, सवाना, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही दिया गया है। इनका जो आप कह सकते हैं खास मैदान है अरबी अदब, यानी कि अरबी अदब में दिलचस्पी थी, इस्लामियात और सवाना वगैरह पर इनको महारत हासिल थी, ठीक है। उर्दू ज़ुबान से मुतालिक इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, यानी कि मजमून निबंध लिखे हैं, जिनका नाम है नकूस सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम मज़ामीन सुलेमान, और मुकालात सुलेमान, सही पढ़े हैं, मुलाकात नहीं मुकालात ही सुलेमान होगा, ठीक है। उसके बाद से
आगे देखिए क्या लिखा गया है, शिबली नमानी की हयात पर किताब। एक और बात, यहाँ पर खास मैदान जो है ना, ये इसके नीचे मैं लिखी हूँ, अरबी अदब, इस्लामियात, सवाना, अदबियात, तरक्की, तरतीब व तदवीन, ये इनका खास मैदान था। जो मैं बता रही थी, सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान क्या था, अरबी अदब, इस्लामियात और सवाना, ये मेन था, ये मेनली था। इसके अलावा ये अदबियात, तरतीब व तदवीन में भी इनका खास मैदान था, इनको महारत हासिल थी, दिलचस्पी थी इन सभी सब्जेक्ट में भी। तो क्वेश्चन पूछे कि सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान क्या था, तो ये सब लिख देना है, अरबी अदब, इस्लामियात, सवाना, ये तो इनका मेन खास मैदान था। ठीक है, साथ में इन्होंने अदबियात, तरतीब व तदवीन, ये भी इनका खास मैदान में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि इस पे भी इनको महारत हासिल थी। और ये हो गया इनकी उर्दू ज़बान यानी कि उर्दू भाषा से संबंधित निबंध, नक़ूस सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मुक़ल्लात सुलेमान। अब आगे बढ़ते हैं शिबली नोमानी की हयात पर, यानी कि शिबली नोमानी जिनकी आप अभी यहाँ पर चर्चा सुने। शिबली नोमानी जो है ना, से मुलाकात कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी सैयद सुलेमान नदवी से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि शिबली नमानी की हयात पर, यानी कि ये वही शिबली नमानी है जिन जिनसे मुलाकात दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हुई थी। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नमानी की हयात पर, यानी कि उनकी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखी, हयात शिबली के नाम से, क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी जो है ना, शिबली नमानी को अपना गुरु मानते थे, शिक्षक मानते थे। ठीक, तो शिबली नमानी की ज़िंदगी पर इन्होंने एक किताब लिखा, जिसका नाम था हयात शिबली, जो 8 जिल्दों में शाये यानी कि प्रकाशित हुआ। इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी की बहुत सारे मशहूर किताबें, जैसे कि अरब व हिंद के ताल्लुकात, फिर अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हयात हयाम व रहमत आलिम। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी मशहूर किताबें हैं। कौन, सैयद सुलेमान नदवी की ये सारी मशहूर किताबें हैं, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लास्ट में सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल 23 नवंबर 1953 कराची में हो गई थी। ये तो आप इतना बड़ा बड़ा देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया सैयद सुलेमान नदवी के बारे में डिटेल्स कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, जरा चैप्टर को समझते हैं, जो कि एक मजमून है। मजमून किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलिए, ये जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये जो मजमून है यानी कि निबंध लिखा गया है, इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी कि इसमें वैसे पुराने पुराने लफ्ज़ों की तहकीक यानी कि रिसर्च किया गया है, जो हम लोग बहुत पहले के समय से यानी कि बहुत पुराने ज़माने से बोलते चले आ रहे हैं। तो उसी की तहकीक की गई है कि आखिर वो शब्द आए कहाँ से हैं, आखिर उसका मतलब क्या होता है, अलग अलग भाषाओं में उसका क्या मतलब होता है, यही तहकीक यानी कि रिसर्च किया गया है। तो स्टार्ट किया जाए। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस निबंध में यानी कि इस मजमून में जो सैयद सुलेमान नदवी है, सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, सुबह का नाश्ता कि 12 बजे का लंच या फिर रात का डिनर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे पेट के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना क्या है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि इस बारे में, इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हो सकते हैं। यानी कि कुछ लोग कहेंगे कि सुबह का नाश्ता ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे कि 12 बजे का लंच ज़रूरी है, मुझे तो 12 बजे का लंच के बिना अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ लोग कहेंगे कि रात का डिनर ज़रूरी है, खा पी कर सोना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सैयद सुलेमान नदवी अपनी राय बता रहे हैं के हिसाब से खानों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है ना, वो है नाश्ता। क्योंकि रात भर हम लोग खा पी कर जब सोते हैं तो रात भर भूखे रहते हैं ना, और भूखे क्योंकि पेट खाली हो जाता है, पचकर सब बराबर हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जब सुबह में उठते हैं तो हम लोग खाली पेट रहते हैं, रात भर भूखे रहते हैं। सुबह में उठकर कुछ खाने के लिए चाहिए, और जब सुबह में कुछ खा लेते हैं तो दिन की नैया पार लग जाती है, बेड़ा पार लग जाता है। इसी वजह से कह रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी कि खानों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी खाना है वो है सुबह का नाश्ता। अब ये जो नाश्ता है ना, अलग अलग जुबानों में इसको भूख तोड़ने की इस्तिलाह बना दी गई है। यानी कि एक सिंबल बना दिया गया, चिन्ह बना दिया गया है कि नाश्ता मतलब क्या, भूख तोड़ना। ठीक है, बता रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी
कि मैं 2 ज़ुबानों में माहिर हूँ, यानी कि 2 ज़ुबानें, 2 भाषाएँ जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की। पूरब का मतलब होता है अरबी ज़बान और पश्चिम से मुराद लिए हैं अंग्रेज़ी ज़बान। यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी कि मैं 2 भाषा जानता हूँ, एक पूरब यानी कि अरबी ज़बान और एक पश्चिम यानी कि अंग्रेज़ी, इंग्लिश भाषा। उस हिसाब से बताए हैं, ये जो नाश्ता है ना, नाश्ता को अरबी में फ़तूर कहा जाता है, क्योंकि इनको अरबी में महारत हासिल थी, अरबी ज़ुबान जानते थे ये, है ना? ये खुद बता रहे हैं कि मैं 2 ज़ुबानें जानता हूँ, 2 ज़ुबानों में माहिर हूँ, अरबी और अंग्रेज़ी। वो बता रहे हैं कि ये जो नाश्ता है, इस नाश्ते को अरबी में क्या कहते हैं? फ़तूर कहते हैं और फ़तूर का मानी होता है रोज़ा की भूख को तोड़ना। फ़तूर का क्या मतलब होता है? रोज़ा की भूख को तोड़ना। और इसी फ़तूर से इफ़्तार बना है और उसी इफ़्तार से इफ़्तारी बनी हुई है, जिससे हम रोज़ा की भूख को तोड़ते हैं। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नाश्ता को अलग-अलग ज़बान में, अलग-अलग भाषा में भूख तोड़ने की इस्तिलाह कह दी गई है। इफ्तारी मतलब क्या? हम जिससे हम रोज़ा की भूख को तोड़ते हैं, यानी कि रोज़ा तो खोलते हैं, तो वो हो जाता है इफ्तारी और हम लोग इफ्तार करते हैं। तो ये जो नाश्ता, समझिए कि नाश्ता इस क्या कहते हैं अरबी में? फ़तूर कहते हैं और फ़तूर से ही इफ्तार बना है और इफ्तार से इफ्तारी बनी हुई है, याद रखना है। फिर आगे बता रहे हैं कि फ़ारसी ज़बान का एक लफ्ज़ है निहार। निहार जो कि नाहार से बनी हुई है। ये जो लफ्ज़ है किससे बना है? नाहार से बना है। ना का मतलब होता है नहीं और हार का मतलब ग़ज़ा, यानी कि खुराक, भोजन। यानी कि नाहार का मतलब कुल मिलाकर बात की जाए तो नहीं खाया हुआ। नहार का मतलब क्या होता है? नहीं खाया हुआ। नहार बोलिए फिर निहार बोलिए, ठीक है? नहीं खाया हुआ और इसी से नेहार मुँह बना है। नेहार मुँह यानी कि खाली पेट। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं ना, इस दवा को नेहार मुँह खाना है, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं खाए हों, आप नहीं खाए हों कुछ भी, तब इस दवा को खाना है, ठीक है? तो इसी ये जो निहार है, ये नाहार से बना होता है। ना का मतलब नहीं, हार का मतलब गज़ा। इसका मतलब नहीं खाया हुआ। तो ये जो निहार है, इसी से निहार मुँह बना है। निहार मुँह का मतलब नहीं खाया हुआ। वैसा मुँह जो कि कुछ भी ना खाया हो, निहार मुँह, ठीक है? और इसी से निहारी बनी हुई है, जो कि लखनऊ और दिल्ली में सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। निहारी खाना होता है। तो जो कि बहुत ज़्यादा मसाला, तेल मसाला डालकर बनता है। खाना नहीं है, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा। आजकल वैसे भी लोगों को गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो दिल्ली और लखनऊ में सबसे ज़्यादा निहारी फ़ेमस है। आगे जो है ना, यहाँ पर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक इस मज़मून में बता रहे हैं, यही बात लिखा गया है कि निहारी लखनऊ और दिल्ली में ख़ास हो गई है। यानी कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो निहारी जो है लखनऊ और दिल्ली में बनती है, पूरे मसाले चटपटे डाल करके तेल मसाले के साथ, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे यहाँ पर एक और शब्द का ये पोल खोले हैं, नहार से याद आ जाता है आहार का, यानी कि अब आहार इस शब्द का पोल खोले हैं सैयद सुलेमान नदवी की। ये जो आहार शब्द है, आहार को साइंस की भाषा में अगर आप समझेंगे तो आहार का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, ठीक है? लेकिन हमारी भाषा में सैयद सुलेमान नदवी कह रहे हैं कि हमारी भाषा में आहार आटे की उस लोई को कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ की कौत को बढ़ाने के लिए, मजबूती को बढ़ाने के लिए, फिर जैसे कि कागज़ को चिपकाने के लिए आटे की लोई का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की कौत को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो हमारी ज़ुबान में आहार का क्या मतलब? आटे की लोई, जिसका इस्तेमाल हम कौत को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है? अरबी में एक शब्द है कुल्लिया, हालाँकि इसको लिखा जाता है कुल्लिया, पढ़ा जाता है कल्लिया। तो आप इसको कुल्लिया पढ़िए, कल्लिया पढ़िए, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो अब इस कुल्लिया लफ्ज़ का पोल खोले हैं कौन? सैयद सुलेमान नदवी। मतलब इसका इस पर तहकीक किए हैं, रिसर्च किया और रिसर्च करके बता रहे हैं कि कुल्लिया अरबी में इसको कुल्लिया लिखा जाता है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ क्या है? कुल्लिया। हालाँकि कुल्लिया लिखा जाता है, कल्लिया पढ़ा जाता है। तो कल्लिया किसे कहते हैं? भुने हुए गोश्त को कहते हैं। और हमारी ज़ुबान में इसी कुल्लिया को शोरबादार गोश्त को कहा जाता है। यानी कि अरबी में ये जो कल्लिया है, ये भुने हुए गोश्त को कहते हैं और हमारी भाषा में, हमारी ज़ुबान में इसी कल्लिया को हम क्या बना देते हैं? शोरबादार गोश्त। यानी कि इस कल्लिया का मतलब क्या हो जाता है? शोरबादार गोश्त, ठीक है? आगे है कोरमा। कोरमा तो आप लोग जानते हैं, ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है।
अब एक अहदी है और एक अहदी है। ये ध्यान से देखिए, अलिफ के ऊपर सिर्फ जबर है और इसमें अलिफ के ऊपर भी जबर है यहाँ पर और हे के ऊपर भी जबर है। इसको पढ़ेंगे अहदी और इसको पढ़ेंगे अहदी। इसको अहदी और इसको अहदी। इस अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल, और ये जो अहदी है ना, इसका मतलब होता है एक। ठीक है, अकेला। और एक यहाँ पर शब्द लिया गया है सुर्खी। सुर्खी का मतलब होता है उन्वान यानी कि टाइटल। से सुलेमान नदवी बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में तो कलम था नहीं, पहले के ज़माने में दवात होता था, लोग लिखा करते थे अपने हाथ से, प्रिंटिंग मशीन वगैरह कुछ भी नहीं थी पहले के ज़माने में, तो खुद से लिखा करते थे, हाथ से लिखा करते थे। और सुर्ख यानी कि लाल कलर से टाइटल दे दिया करते थे, टाइटल डालते थे, जिसको सुर्खी कहा जाता था। ठीक है, अब जब धीरे धीरे मशीन का इजाद हुआ, यानी कि धीरे धीरे मशीनें आई, आविष्कार वगैरह हुआ, तो प्रिंटिंग मशीन आ गई, अब सब कुछ प्रिंट होने लगा और उसको भी अब टाइटल दिया जाता है ना, तो उसको भी सुर्खी ही कहा जाता है। चाहे अब उस लाल कलर से ना हो, काला कलर से ही वो टाइटल दिया हुआ, लेकिन फिर भी लोग उसको सुर्खी ही कहने लगे। सुर्खी का मतलब क्या होता है? उन्वान यानी कि टाइटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कलई। ये जो है ना, सुर्खी हो गया। अब यहाँ पर एक कलई शब्द लिखा गया है, कुलई, इसको लिखा जाता है, कलई पढ़ा जाता है, बताए हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो कलई किसे कहते हैं? यहाँ पर कलई का मानी होता है सफेदी और सफाई के। लिखा गया है कि कलई का मानी क्या होता है? सफेदी और सफाई के। फारसी में इसको, इसी को रांगा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पहले के ज़माने में लोगों के पास जो बर्तनें हुआ करती थी ना, कि दाग धब्बे को छुपाने के लिए वो कलई करते थे, यानी कि रांगा से उस दाग धब्बे को छुपाते थे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसको परत चढ़वाते थे ताकि ढक जाए उसका दाग धब्बा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाने लगा? कलई फेरना कहा जाने लगा। यानी कि कलई फेरना का मतलब क्या? ऐब छुपाना, गलती को छुपाना। ठीक है, जो भी आपके दाग धब्बे हैं उसको छुपाना। इसी तरीके से बना कलई फेरना। अगर कुछ लोग दीवाल पर दाग धब्बे हो जाते थे तो उसको पेंट करवाते थे पहले के ज़माने के लोग, तो उससे उसको क्या कहा जाने लगा? ये कलई फेरा जा रहा है, यानी कि क्या किया जा रहा है? ऐब छुपाया जा रहा है, गलती को छुपाया जा रहा है, जो दाग धब्बे लगे हुए हैं उसको छुपाया जा रहा है। तो कलई फेरना का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि गलती को छुपाना, और कलई खोलने का मतलब क्या होता है? गलती को दिखाना, यानी कि ऐब को जाहिर कर देना। आज तुम्हारी कलई खुलने वाली है, यानी कि आज तुम्हारा राज खुलने वाला है। आज तुम्हारा वो भी तुमने अपने जीवन में छुपा कर रखा है, तुम्हारा जो भी सीक्रेट है वो आज खुल जाने वाला है, यानी कि तुम्हारा गलती को आज उजागर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कलई खोलना और कलई फेरना। अब यहाँ पर फाइनली ये सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद से कोई कुछ और पॉइंट है ही नहीं, बस इतना ही खत्म हो गया कहानी। आप बताइए, इतना ज़्यादा ये चैप्टर लंबा था? ज़्यादा लंबा है नहीं और उतना डिफिकल्ट है नहीं। बस इतना लंबा नाम है कि लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर होगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना ही बताया गया है कि बात पुराने लफ्ज़ों की नह तहकीक। इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं आप खुद देखिए। इसमें बहुत सारे, ये नहीं कि 15-20 लफ्ज़ हैं, ज़्यादा वर्ड भी नहीं, ज़्यादा वर्ड का भी तहकीक नहीं किए हैं इस मजमून में। इसमें क्या है? एक फतूर बताए हैं और नाश्ता बताए हैं, उसके बाद से नहार बताए हैं, नहार से नहार मुँह बना है, निहारी बना है, ये बताए हैं। उसके बाद से नहार से आहार बताए हैं और एक कुल्लिया बताए हैं, और यहाँ पर कोरमा बताए हैं, अहदी और अहदी बताए हैं, और साथ में एक कलई का मानी बताए हैं, सफ़ेदी और सफाई का होता है, जिसको फारसी में रांगा कहा जाता है, और कलई फेरना और कलई खोलना बताए हैं। ये ज़्यादा लंबा चैप्टर तो है नहीं, और फाइनली यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो फिर आज के इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके साथ में शेयर भी करें, अपने स्टेटस पे डाल के शेयर टू ऑल लिखें। जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए उस ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ आप सभी लोग के लिए सरप्राइज और बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा।
जैसे कि ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत सारे सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वो मिस ना हो जाए। आप सभी लोग चैनल को, ये जो आपन एकेडमी है ना, इसको आपन बना लेना है, यानी कि धीरे से सब्सक्राइब कर लेना है, अपने परिवार, आपन परिवार का एक हिस्सा बन जाना है, ठीक है। और आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अब बात आती है कि मैम हम टेलीग्राम ऐप को खोल करके टेलीग्राम पर आपन एकेडमी इसी तरीके से लिख करके सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपन एकेडमी आ ही नहीं रहा है। क्या हो गया है, क्या कुछ दिक्कत है? मैं बोल रही हूँ सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेलीग्राम पर जैसे ही सर्च किया जा रहा है आपन एकेडमी, अभी सर्च बार में नहीं आ रहा है। इसी वजह से मैंने आपन एकेडमी इस टेलीग्राम का लिंक जो है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। जितने भी लोग अभी तक, जितने भी स्टूडेंट अभी तक आपन एकेडमी ये जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन नहीं किए हैं और वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, उन्हें मिल नहीं रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आपन एकेडमी इस टेलीग्राम का लिंक। अब क्या करेंगे, वीडियो का जो टाइटल दिख रहा है ना, टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिखा गया है आपन एकेडमी टेलीग्राम लिंक। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको आपन एकेडमी के टेलीग्राम पर लेकर वो चला जाएगा, ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आई होप हमारी बातें समझ में आई गई होंगी। और जितने भी लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं और जो लोग परेशान हैं, उनकी ज़रा हेल्प कर दें आपन एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करने में, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में एक नए जोश, एक नए जुनून और एक नए उमंग के साथ। चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट होगा और साथ में ऑब्जेक्टिव सब कुछ लगा रहेगा एकदम। बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।